तो गैर बराबरी के आधार पे जो हमारी समाज की संरचना बनी है उसमें महिलाओं को एक अलग भूमिका में ही सीमित रखने की कोशिश की गई है। माइग्रेंट लेबरर्स इतनी दूर कई सौ किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी राज्य मानवाधिकार आयोग की क्या नहीं बनती कि उनके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वो उनके राइट टू फूड ये उनको होना चाहिए। जो मॉडर्न स्लेवरी है वो इतना छुपा हुआ है, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी कि वो क्या करें और क्या ना करें, कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। परिवार में आर्थिक संसाधन नहीं होगा, कमाई नहीं होगी, तो वो इफेक्ट सीधे सीधे तनाव के रूप में कन्वर्ट होगा। और जो पावरफुल रहेगा फैमिली में वो दूसरे को डोमिनेट करने की। भारत में जब तक महिलाएं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, बिल्कुल, तब तक वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती और गरिमा के साथ अपना जीवन नहीं जी सकती। बिल्कुल बिल्कुल। जो 20 लाख करोड़ का ये पैकेज प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, इसमें हमें कहना चाहेंगे कि जो 33% महिलाओं के विकास के लिए रिजर्व कर दिया जाए। श्रुति नागवंशी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, मगर फिर भी हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए श्रुति नागवंशी विमेन्स राइट एक्टिविज्म में भारत में एक जाना पहचाना नाम है। जन मित्र न्यास की आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और मानवाधिकार जन निगरानी समिति PVCHR की संस्थापक हैं। श्रुति नागवंशी जी 100 वीमेन अवार्डी ऑफ इंडिया में एक अवार्डी भी रही हैं। वाराणसी जिले की खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति की आप सदस्यता भी रही। आपका एक लंबा अनुभव विमेन राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में रहा है। आपने लगातार इस क्षेत्र में काम किया है, तो भारत में महिलाओं की और साथ ही साथ बच्चियों की जो स्थिति है उसके बारे में आप कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगी? जी बिल्कुल। जो हमारी भारत की, और मैं भारत की नहीं बोलूँगी बल्कि दुनिया भर में जो अनुभव सामने आया कि वो हमारा समाज बहुत पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर पे बना है और भारत में सामंतवादी विचारधारा भी है, एशिया में बल्कि कहें, जो जहाँ तक हम जान पाए, तो उसका बहुत गहरा असर रहा है ये पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर का, फ्यूडलिज्म का। और वो इतना उसकी जड़ें गहरी है कि इतना काम करने के बाद भी वापस जहाँ भी चूकते हैं हम लोग, और जो महिला आंदोलन, महिला संगठन, वो वापस कई बार उसका पुनरावृत्ति दिखाई देता है। तो गैर बराबरी के आधार पे जो हमारी समाज की संरचना बनी है उसमें महिलाओं को एक अलग भूमिका में ही सीमित रखने की कोशिश की गई है और उसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं। पैट्रियार्कल और फ्यूडलिज्म सिस्टम इतना हम इनहेरिट कर चुके हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने ही समाज को डेवलप होने नहीं दे रहे हैं। हम गैर बराबरी में आधे अधूरे विकास को लेकर के चल रहे हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक में बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि कंपनी में जो लेबर्स, वर्कर्स काम करते थे, वो बड़े पैमाने पर कंपनी से बाहर आ रहे हैं और पैदल वो छोटे छोटे बच्चों और स्त्रियों को लेकर वो कई सौ किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। उनके साथ महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, उनकी डिग्निटी को खतरा है। तो क्या यूपी स्टेट वीमेन कमीशन, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग इस प्रकरण में, इस सिनेरियो में
क्या वो कोई अपनी भूमिका निभा रहा है? क्या सक्रिय भूमिका आप उसकी देख रहे हैं? नहीं, बहुत ही निराशाजनक स्थिति रही है, और बल्कि कहेंगे कि कमीशन की स्थापना ही इसी बात के लिए हुई थी कि वो सरकार से अलग हट करके स्वतंत्र रूप से मानव अधिकारों के संरक्षण की बात करे, और कई मामले में वो सुमोटो भी मुद्दों को लेता था, और उसका एक ऑर्डर मायने रखता है ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव में। और चाहे वो विमेन कमीशन हो, चिल्ड्रन कमीशन हो, या ह्यूमन राइट कमीशन हो, उनकी बात सब लोग मानते भी थे और उसको फॉलो करते थे, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू ह्यूमन राइट का होता था। पर कोविड-19 के दौरान बहुत ही निराशाजनक स्थिति दिखी, और आम लोगों में और कमीशन में कोई फर्क ही हम लोग को नहीं दिख पाया, नहीं समझ में आया, कि एकदम चुप्पी बनी रही कमीशंस की। और एकाध मामले में बहुत, जैसे स्टेट कमीशन का आया कि बच्चों की फ़ोटो अगर कोई कुछ दे रहा है तो वो ना डाले, ये एक बहुत लिमिटेड। और उसके बाद रोज बच्चों के साथ दिक्कतें हो रही हैं, लड़कियां अकेले चल रही, महिलाओं चल के रही साथ हो रही हैं, हैं, महिलाओं की डिलीवरी हो जा रही है सड़क पर चलते बच्चों चलते। की, हाँ। बच्चे, जो बुरी तस्वीरें हम लोगों के सामने आ रही है कि बच्चे परिवार के साथ बेसुध चल रहे हैं, उनके पैर में छाले पड़ रहे हैं और तमाम चीज़ें, और दिन रात चल रहे हैं। और हम अपने घरों में जब आम दिनों में सुरक्षित नहीं महसूस करते घर के बाहर जाना, और ऐसी परिस्थिति में और तमाम इस घटनाएं सुनने को मिल रही है कि कुछ लोग सहयोग भी कर रहे हैं, ऐसे प्रवासी और जो वर्कर्स चल रहे हैं अपने घर को पहुंचने के लिए लंबी लंबी दूरी तय कर रहे हैं, पर बहुत सारी इस तरह की भी घटनाएं सामने आ रही हैं कि जहां उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कमीशन की स्थिति बहुत निराशाजनक और बहुत हम ये कहेंगे कि बहुत सेमफुल रहा। तो कमीशन को आगे बढ़ करके कुछ ऑर्डर जारी करने चाहिए। बिल्कुल, और उनके शेल्टर होम उनके लिए, और उनके जो है आने जाने की व्यवस्था, और खाने पीने की व्यवस्था, ये सब करने में सक्रिय भूमिका व्यवस्थाएं बनी हुई थी। चूंकि कोविड-19 के दौरान केवल मुख्यमंत्री और उनके डीएम मुख्य भूमिका में थे, तो अब और ये सारी चीज़ें पहले से भी राहत कार्य के लिए या लोगों को मदद करने के लिए व्यवस्था थी। अगर उस व्यवस्था को बस एक्शन में लाना था, कमीशन को देखना था। अब हर कोई, अब ये बड़ा निराशाजनक रहा कि कमीशन चुप क्यों रहे। केवल NCW प्रवासी महिलाओं के लिए एक हम लोग ने पिटीशन किया था, उस रिकमेंडेशन को उन्होंने माना और उन्होंने भी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दिया, इतना ही भर दिखा। नहीं, इसके साथ साथ राज्य मानवाधिकार आयोग की भी कोई सक्रियता दिखाई पड़ती है? बिल्कुल नहीं, और इसीलिए हम बार बार ये मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है स्पष्ट रूप से। माइग्रेंट लेबरर्स इतनी दूर कई 100 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, उनको खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उनको ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, उनको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार जो संविधान से मिला है, वो गरिमामय जीवन जीने का अधिकार से वो वंचित हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी राज्य मानवाधिकार आयोग की क्या नहीं बनती कि उनके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वो उनके राइट टू फूड, राइट टू ये उनको होना चाहिए। बिल्कुल, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, और लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया। अब इस पेंडेमिक की सिचुएशन से जब हम लोग बाहर आएंगे, फिर ये जरूर उनके ऊपर ये उंगली उठेगी। अभी तो सब लोग दहशत में चुप हैं और एक चुप्पी का पूरा माहौल बना हुआ है। मजदूर चले जा रहे हैं और वो अपने हाल पे चल रहे हैं और अपनी क्षमता पे चल रहे हैं, जितना चल पा रहे हैं। अगर कोई मदद कहीं से रास्ते में कुछ उनको मिल जा रही है तो मिल जा रही है। गांव के लोग नागरिक जन हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो उनकी मदद कर रही है। जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपने घरों को जाना चाह रहे हैं, उनके बेहाल हाल में कमीशन इसमें अगर उनकी मदद कर ऑर्डर देता तो ये और तेजी में काम होता। और जो प्रवासी लोगों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, और बुरी से बुरी, मतलब कुछ ही घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू,
बुरे से बुरी कंडीशन है, वो बहुत सारी सच्ची कहानियां आ ही नहीं पा रही हैं, तो वो काफी राहत होता है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि चाइल्ड राइट्स का भी वायलेशन हो रहा है। बच्चों की बात हम करते हैं, जब बच्चों के अधिकार की बात करते हैं, उनके भविष्य की बात करते हैं, और जब हम कहते हैं कि ये बच्चे भारत के भविष्य हैं, ये बेटियां भारत की भविष्य हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बचाओ, तो क्या ये जो बेटियां हैं, ये जो बच्चे हैं, जो भारत के भविष्य हैं, ये इस बुरे हाल में सड़कों पे खाली पेट इतने इतने 100 किलोमीटर का सफर अपने परिवार के साथ और समूह के साथ कर रहे हैं? क्या ये उनके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? ये एक अफसोसनाक स्थिति नहीं है? बिल्कुल उनके मानवाधिकार का उल्लंघन है, और हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कमीशन इन सब मुद्दों को लेकर के वो चुप्पी क्यों बनाए हुए है। इन चीज़ों को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर महिलाओं की बात है, बच्चों की बात है और लड़कियों की बात है, वो पेंडेमिक के पहले भी बहुत सुंदर और संतोषजनक स्थिति नहीं थी। और जब पेंडेमिक आ गया तो उस समय जब लोगों को वापस घर भेजा जा रहा है, काम से निकाला जा रहा है, या बंदी के दौरान खाने को नहीं है, लोग अपने से भी घर वापस आ क्या रहे हैं। आपकी संस्था जी, क्या इस प्रकार की कोई पिटीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में करेगी कि पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में जहां पर भी बड़े पैमाने पर माइग्रेंट लेबरर्स बड़े पैमाने पर पैदल अपने अपने घरों के तरफ रवाना हुए और उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, इसकी बड़े पैमाने पर जांच की जाए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए? बिल्कुल इस चीज का इसकी जो कोई अभी जो त्रासदी दिख रही है प्रवासी लोगों की, उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल पिटीशन करेंगे। लेकिन हम लोग ने शुरुआती दौर में 25 मार्च को ही हम लोग ने एक पिटीशन किया, जिसमें तमाम सुझाव सरकारों को दिया। तो हम लोग को वही, चूंकि मानवाधिकार पे काम करती है हमारी संस्था, और इसलिए वो नजरिया उधर तक जा रहा था कि जो अंतिम आदमी है उसके ही मानवाधिकार का हनन होता हुआ दिखाई देता है, और उसके पास कुछ सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता कि ऐसी परिस्थिति में वो किसी का सपोर्ट ले सके। तो हम लोग ने 25 तारीख को ही एक सुझाव पत्र उनको, गवर्नमेंट को, PM को, CM को लिखा, और फिर प्रवासी लोगों के लिए अलग से भी एक पिटीशन विमेन कमीशन को और तमाम स्टेक होल्डर को हम लोग ने दिया कि ये परेशानी, ये चुनौती आने वाली है, और अगर कुछ हम लोग सब लोग मिलजुल के अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे ये खतरा है। तो और दुनिया भर में ये जो आपके सुझावों पे आपके सुझावों पर क्या सरकार ने सक्रिय रोल अदा किया, सक्रियता दिखाई? प्रवासी के ऊपर हम केवल इतना ही जो जानते हैं कि जो सक्रियता दिखाई वो हुआ कि जब वो वापस आ जाएं तो उनका एक फॉर्म रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि आने वाले समय में उनको अगर कोई बेनिफिट मिलना हो तो वो रिकॉर्ड में रहे और वो उसको जोड़ पाएंगे। पर जो राहत बीच में जो देना चाहिए था, उस तरह की कोई राहत वाली चीज़ हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही। हालांकि हम लोगों का पिटीशन बहुत लंबा चौड़ा था, वो केवल प्रवासी के लिए नहीं था। सबके लिए था। उसमें लोगों को राशन वितरण, जो अलग अलग सेक्टर छूट रहा था, उन लोगों को राशन मिले, तमाम तरह की सपोर्ट सिस्टम मिले, फाइनेंशियली, वो बहुत सारी चीज़ें सरकार ने मानी। और हम नहीं कहते कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने किया, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अंतिम आदमी है और जो मजबूर है उसका दुख कौन देखेगा, उसके पास कोई सिस्टम नहीं। सरकार ने किया, मगर आप कहना चाह रही हैं कि मिसमैनेजमेंट भी कहीं कहीं हुआ, बहुत बड़ा रहा है, लापरवाही बहुत बड़ी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टमेटिक तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाया। कोई इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं हमको कमी दिख रही है, और मैनेजमेंट में कमी दिख रही है। अगर चाहती तो सरकार कर सकती है, बहुत सारे विभाग डिजास्टर मैनेजमेंट उसी के लिए बना है, वो उसी पे काम ही करते हैं। ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, ग्राउंड लेवल तक जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या सरकार का उनके साथ ठीक तरीके से समन्वय नहीं हुआ? वो नहीं हुआ होगा जब ही ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं।
और ये दिखाई देता है। जो उत्तराखंड में बाढ़ आया था उस समय भी बहुत बुरी स्थिति थी और एक लेवल पे ऐसा कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा था वहां पे जो उस डिजास्टर में जो मैनेजमेंट हुआ, मुझे नहीं याद है कि कौन सी गवर्नमेंट थी नहीं जी। थी, पर एक अच्छी सूचनाएं मिल रही थी कि लोग जहां फंसे थे उनको हेलीकॉप्टर से पुल किया जा रहा था और लोगों को सेफ जगह पहुंचाया जा रहा था। इसमें भी हम मगर कर यहाँ सकते- प्रवासी, हाँ, इसमें भी हम कर सकते राइट, हैं और राइट, पूरी हाँ, राज्य सरकारों के हाँ, साथ मिलके जो हम जो कर सकते जो गरीब हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, बच्चे हैं, इनको उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती की थी। जा सकती थी और जो वो नहीं दिखाई नहीं की गई। और दिखाई भी दी तो बहुत ढीले लेवल पे कुछ ट्रेनें चली, कुछ बसें चली, हाँ। लेकिन वो बहुत लिमिटेड थी। मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट। श्रुति जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने वॉक फ्री फाउंडेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के साथ मिलकर एक रिपोर्ट 2016 में प्रकाशित किया। जो रिपोर्ट पब्लिश किया, उस रिपोर्ट के मुताबिक मॉडर्न स्लेवरी में करीब 40 मिलियन लोग विक्टिम हैं। 40 मिलियन लोग मॉडर्न स्लेवरी में इन्वॉल्व हैं, विक्टिम्स हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि 2016 और 2020 में कोरोना वायरस कोविड-19 की ये जो पैंडेमिक विश्व स्तर पे ये जो महामारी है और सारी दुनिया के अंदर उथल पुथल है, बड़े पैमाने पर कंपनीज, इंडस्ट्रीज सब बंद है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या आप नहीं समझती कि और भयावह स्थिति होने जा रही है? उस स्थिति की कल्पना करने से भी डर लगता है, जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है या जो और आगे आएगी। और जो मॉडर्न स्लेवरी है वो इतना छुपा हुआ है, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी कि वो क्या करें और क्या ना करें, कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। तो सामने वाला वो गुलाम होने के लिए तैयार सामने वाले रहेंगे। की शर्तों पे, क्योंकि आपके पास कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी बची ही नहीं, वो सिचुएशन नहीं है जिसमें आप बार्गेनिंग कर सके। तो अब जब जो काम देगा उसके आपके पास चॉइस नहीं है, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और आपके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, उस लिए आपको उन्हीं की शर्तों पे उनके तरीके से काम करना पड़ेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा खतरा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। शुरू से हम लोग एज्यूम कर पा रहे हैं क्योंकि जो मानव अधिकार पे काम करने का एक तजुर्बा है और उस तजुर्बे में हम लोग ने देखा कि हमें ये लग रहा है कि इस चीज़ में हम लोग लगभग एक पीढ़ी पीछे चले जाएंगे, एक पीढ़ी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बॉन्डेड लेबर सिस्टम दिखेगा, महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ और बच्चियों के चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं बचेगी ना। अब आपको हथियार डाल देना है उसके सामने तो जो पावरफुल है। हाँ, तो आप ये समझती हैं कि फोर्स लेबर बढ़ेगा, फोर्स्ड मैरिज, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, बिल्कुल, ये सारी चीजें, बंधुआ मजदूरी, ये चीजें बड़े पैमाने पर समाज में फैलेंगी। बिल्कुल, और बड़े चीजों संख्या में समझते हैं कि ये गलत है, ये बड़ी संख्या में लोग जो है, ये लीगल नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, ये और चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मैंने कहा ना कि एक पीढ़ी पीछे हम लोग चले जाएंगे। अभी जब लॉकडाउन खुलेगा तब हमें वो चीजें ज्यादा हम नजदीक से देख पाएंगे कि हम लोग एक पीढ़ी पीछे चले जाएंगे और स्थितियां वही की वही। ये और गुलामी और बढ़ेगी और विकृत रूप लेगी, मानवाधिकार का ज्यादा से ज्यादा घोर उल्लंघन होगा, हाँ। लोगों की जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। ये एक बड़ी संभावनाएं हैं, बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी त्रासदी है। इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ी है। इस तरह की कुछ आपके पास इस तरह के केसेस आ रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, इस तरह की कुछ
सूचनाएं या केसेस आप तक बिल्कुल। या आपकी संस्था तक आई? बिल्कुल, जब यूएन ने ये रिपोर्ट जारी किया उसके पहले काफ़ी सारे फ़ोन कॉल हम लोगों को आ चुके थे जी। इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के, और वो होंगे इसलिए कि जब परिवार में आर्थिक संसाधन नहीं होगा, कमाई नहीं होगी, तो वो इफ़ेक्ट सीधे सीधे तनाव के रूप में कन्वर्ट होगा। और जो पावरफुल रहेगा फैमिली में, वो दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। टेंशन, तनाव इतना ज़्यादा होगा कि वो न किसी तरह से रिएक्ट होगा और वो हिंसा में तब्दील होगा, क्योंकि आप अपनी समस्याओं को से जूझ नहीं पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो वो हिंसा में कन्वर्ट होगा। और बहुत सारे फ़ोन कॉल हम लोगों को आए, इवन केवल महिलाओं की पीड़ित होने की ही फ़ोन कॉल नहीं आया, बल्कि पुरुष भी प्रताड़ित हो रहा है अपने घर में आर्थिक कारणों से, और डिमांड हो रही है और विकल्प नहीं है उसके पास, वो नहीं कर सकता मैंने, इसकी वजह से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। तो वो तो बहुत भयावह स्थिति हो रही है। और केवल ये फर्स्ट लॉकडाउन के समय की ही हम बात बता रहे हैं, अब तो और बढ़ गया, और ये बढ़ेगा। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, और सुसाइड भी इधर देखने को मिला है कि कुछ सुसाइड भी, आत्महत्याएं भी बढ़ी हैं। बिल्कुल। और परिवार भी विघटन के कागार पे बहुत से चले जाएंगे, इस बात की भी आशंकाएं हैं। जो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं अपनी कंडीशन में, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है और कोई किसी से कुछ कह नहीं सकता, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जब ये पेंडेमिक नहीं था, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता था, तो वो तो पहले भी था, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट का था, सोसाइटी का था। लेकिन अभी सभी परेशान हैं, तो कौन किसको हेल्प करेगा, क्या करेगा, तो परेशानी तो बढ़ रही है। देखिए, महिलाओं के सशक्त और सुनहरे भविष्य के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगी कि महिलाओं का सुरक्षित भविष्य हो, महिला सशक्तिकरण ग्राउंड लेवल पे हो? क्या सुझाव सरकार को देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं, और हम लोग ने इसके रिकमेंडेशन लेटर्स भी लिखे लोगों को, काफ़ी प्लान भी शेयर किया, कि हमको ये लगता है कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, जिनको लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, लोगों को न्याय के लिए काम करना है, वो सब सिस्टम है भारत में, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा कानून है। तो सभी स्टेक होल्डर को मिलके और चीजों को समझते हुए पॉजिटिव वे में काम करना पड़ेगा। का ये कहना है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्कुल, वो चाहे महिला आयोग हो या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राष्ट्रीय महिला आयोग हो, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मजबूत हो और स्वतंत्र रूप से कार्य करें, स्वतंत्र रूप से काम करें। और अलग अलग हमारा जो मिनिस्ट्री है, वो सब लोग मिलजुल करके काम करें, कोऑर्डिनेशन में काम करें। हम ये सोचें कि वो कह रहा है तो हम क्यों सुने, तो ऐसा नहीं, एक कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम करें। और ये पक्की बात है कि हम लोगों को पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हो करके और पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी के साथ, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बड़े त्रासदी से जूझ रहे हैं, और हम अभी केवल जान बचा रहे हैं जो पीड़ित हो जा रहे हैं पेंडेमिक से, अभी केवल उतना ही कर पा रहे हैं। देखिए, भारत में जब तक महिलाएं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, बिल्कुल, तब तक वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती और गरिमा के साथ अपना जीवन नहीं जी सकती। बिल्कुल सही। इसलिए भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो सबसे जरूरी है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स में, हमारी विधायिका, संसद में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, सरकारी नौकरियों में, हर जगह इनकी भागीदारी हो, बिल्कुल, तभी गरिमा में
जीवन बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाएं अगर इनको हम- जी सकती हैं। अगर इनको हम छोड़ के चलते हैं तो एक तो क्या आप इसके लिए कोई कैंपेन बिल्कुल हम लोग कर रही हैं हम लोग कि बराबर महिलाओं की भागीदारी संसद में, विधानसभाओं में, सरकारी नौकरियों में, इंस्टीट्यूशंस में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, हर जगह महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए? ये कोई कैंपेन आप लोग कर रही हैं? बिल्कुल हम लोग इसके पहले भी करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। जैसे जी। हमने इस दौरान भी 33% आरक्षण की बात हम लोग ने पहले भी करी जी। और इस कोविड के दौरान भी हम लोग 33% आरक्षण की बात फिर से उठाए हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं ना कि अगर हम केवल आधे समाज को अगर छोड़ देंगे, जी। जो कि हमारी महिला है, आधी आबादी, अगर उसको छोड़ देंगे तो उसकी समस्या, उसकी चुनौती और उसके मुद्दे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। तो इस दौरान भी हम लोग ने 33% आरक्षण की बात पॉलिटिक्स में करी है और बराबर करते रहे और अपने स्तर से जो छोटे छोटे प्रयास थे वो हम लोग करते ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार करते रहे कि लड़कियों को एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देना या जो इस तरह की पीड़ित महिलाएं हैं उनको अपने पैर पे खड़ा करना, सशक्त करना, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। जो महिलाएं इंटरप्रेन्योर है उसको उसकी पहचान को लोगों के सामने जाहिर करना कि उसने क्या काम किया, किस तरह से, ताकि दूसरे को भी प्रेरणा मिले। तो ये सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, और तो सरकार यह भी जिम्मेदारी ले कि 20 लाख करोड़ के इस पैकेज में महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी होगी, महिला इंटरप्रेनर को कितने रुपए मिलेंगे, महिलाओं को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने के लिए या महिलाओं को बिजनेस करने के लिए कितने रुपए अलॉट किए जाएंगे। क्या महिलाओं की भागीदारी आप इसमें समझती हैं कि होनी चाहिए? स्पेसिफिक के 20 लाख करोड़ के पैकेज में इतने लाख करोड़ सिर्फ महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण में खर्च होगा। जो 20 लाख करोड़ का ये पैकेज प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो 33% महिलाओं के विकास के लिए रिजर्व कर दिया जाए और उस पैसे से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, उनका विकास, उनके हेल्थ के ऊपर, उनके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, उन जो महिला इंटरप्रेन्योरशिप है उनको इम्प्रूव किया जाए, उनके ऊपर खर्च किया जाए। और हम ये साफ साफ कहना चाहेंगे कि राजनीति में भी 33% की मांग काफ़ी समय से है। हम ये इत्मीनान कर लेंगे ये इस 33% रिजर्व करने के बाद कि आप जब भी आपको मौका मिलता है तो आप राजनीति में भी हम महिलाओं को वो 33% आरक्षण देंगे और आपको जब भी ये समय मिले इसके ऊपर प्रयास करना चाहिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा था कि अगर हम आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त नहीं करते तो समान अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं हो पाएगा और इस तरह से पूरी तरीके से आत्मनिर्भर समाज नहीं बन पाएगा। और तो इसके ऊपर सरकार को पूरी तरीके, अगर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मनिर्भर समाज बनाना है तो इसके ऊपर आप महिलाओं को 33% इस फंड में से रिजर्व करिए और उनके ऊपर खर्च करिए, इसका अनाउंसमेंट करिए और उसकी व्यवस्था बनाइए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है और साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये उसी तरीके से हुआ कि जैसे शुतुरमुर्ग जब तूफान आता है तो वो बालू में, रेत में सिर डाल लेता है और उसको ये लगता है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुंह छुपाने से, शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपाने से काम बनने वाला नहीं है और सच को हम लोग को स्वीकार करके उस सच के ऊपर फोकस होकर के काम करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज सरकार ने डिक्लेयर किया है, इसमें 33% राशि महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, उनके बिजनेस के लिए अलग कर दिया जाए और वो 33% अमाउंट
महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके बिजनेस, उनके स्वास्थ्य, उनके उत्थान पर खर्चा किया जाए। यह सरकार का कर्तव्य भी है और तभी महिलाओं की उन्नति हो सकती है और महिलाएं गरिमामय जीवन जी सकती हैं। महिला सशक्तिकरण वास्तव में ग्राउंड लेवल पे दिखाई देगा। धन्यवाद श्रुति जी।